प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रेगर साचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम में रूसो के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो यह है फ्रेंच राज्य क्रांति को जन्म देने वाले विचारकों के प्रबल प्रचारक और राजनीति शास्त्र, शिक्षा, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक युग का गहरा प्रभाव डालने वाले और साथ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रबल पोषक जीन जैक्स रूसो का जन्म धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस से भागकर स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर के शरण लेने वाले आइजनक नामक निर्धन घड़ीसाज के घर हुआ था। उसने अपना अधिकांश जीवन आवारागर्दी में बिताया। किसी पेशे या धंधे को सीखने की सफलता नहीं पाई और न ही वह किसी स्थान पर टिका। उसने स्वयं अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी अपनी आत्मकथा में इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला कि किस प्रकार किन बुराइयों में फंसा और उसने किन स्त्रियों से प्रेम किया और उस कुलों की कौन सी संभ्रांतियां महिलाएं उसके प्रेम में विहील हुई। इसी प्रकार से उसने एक अनपढ़, बदसूरत बटियारियन थेरेसी व लवाशियार को अपना प्रेयसी बनाया और उसने उसके 5 बच्चे पैदा करने पर उसके उनमें से एक को भी स्वयं नहीं पाला और 5 को अनाथ बच्चे पालने वाले एक अस्पताल में दे दिया। वह 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर से भाग कर निकला और इसके बाद 20 वर्ष तक वह अपने मुख्य रूप से फ्रांस के विभिन्न स्थानों पर निरुद्देश्य रीति से घूमता रहा, किंतु उसके जीवन में ये काल बड़ा महत्वपूर्ण था। और वहीं इसी समय फ्रांस के निर्धन जनता के संपर्क में आया। उसने उनके विचारों और भावनाओं को जानने का अवसर मिला। 1741 ईस्वी में वह पेरिस में बस गया और वहाँ दिदरो आदि अनेक विद्वानों के संपर्क में आया। 1746 में उसने एक गीत नाट्य लिखा और 1749 में डिनो की एक अकादमी में घोषित निबंध प्रतियोगिता में एक स्वर्ण पदक तथा 600 फ्रांक पुरस्कार प्राप्त किए। इससे उसे असाधारण प्रसिद्धि मिली। उसके निबंध पर विषय था विज्ञान की उन्नति में नैतिक जीवन को उन्नत किया है या उसे भ्रष्ट किया है। इस पर उन्होंने निबंध लिखा और उस पर उसको पुरस्कार मिला। अपने निबंध को यह सिद्ध किया कि मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था में सब मनुष्य सरल और निष्पाप जीवन बिताते हुए आनंदपूर्वक रहते हैं। वर्तमान समाज में सब बुराइयों का मूल सभ्यता की उन्नति, ज्ञान का प्रेम और सभ्य समाज का कृत्रिम जीवन है, ये वो मान के चलते थे। 1754 ईस्वी में उसने एक दूसरी निबंध प्रतियोगिता के लिए इस विषय पर लिखा लेख कि मनुष्यों में विषमता उत्पन्न होने के कारण क्या है, क्या प्राकृतिक कानून इसका समर्थन करता है। इसमें उसने समानता और सामंजस्य की स्थिति में रहने वाले आदिम मानव समाज का प्रतिपादन किया और अधिक विस्तार से इस बात को बताया कि उसने व्यक्तिगत संपत्ति और आर्थिक विषमता उत्पन्न होने की प्रक्रिया और कारणों का उस पर प्रकाश डाला। इस समय तक उसकी स्थायी आजीविका का कोई साधन नहीं था। वह केवल मित्रों द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से जीवन निर्वाह कर रहा था। 1756 में फ्रेंच लेखिका मदाम एपिने द्वारा निवास भोजनादि की व्यवस्था के देने के बाद में अगले 6 वर्षों में यानी 1761 में जूले या न्यू होले से 1762 में सामाजिक समझौता यानी ली कॉन्ट्रैक्ट सोशल तथा शिक्षा विषयक ग्रंथ निमाई लिखा। इस ग्रंथों से रूसो को अपूर्ण प्रसिद्धि मिली और साथ ही उसे असाधारण कष्ट भोगने पड़े।
उसने अपनी प्राण रक्षा के लिए फ्रांस से भागना पड़ा और जर्मनी में शरण लेनी पड़ी, किंतु 3 वर्षों के बाद में यानी 1765 में वहाँ से भागना पड़ा और इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध दार्शनिक हुम ने उसे शरण दी, किंतु उस समय तक रूसो विभिन्न राज्यों में व्यक्तियों द्वारा तिरस्कृत और पीड़ित हो चुका था। अतः उसे वहम हो गया था कि दुनिया की सब व्यक्तियों पर अत्याचार करने का प्रयत्न और उसे मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। इंग्लैंड में अपने मित्र हुम ने भी इस प्रकार की आशंका हुई और वो पागल सा होकर फ्रांस लौट गया। जीवन के अंतिम 11 वर्षों में उसने अर्ध पागल की दशा से बिताए, किंतु उस समय भी उसने अपने आत्मकथा की और पोलैंड और कोर्सिका के लिए संविधानों की रचना की और 2 जुलाई 1778 ईस्वी में 66 वर्ष की आयु में विलक्षण प्रतिभा अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति का देहांत हो गया। और रूसों के प्रमुख अगर राजनीतिक विचारों की बात करें तो हम उस प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताया। इस विषय में रूसो का विचार हॉब्स और लॉक के दोनों से भिन्न है। उसने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने दोनों निबंधों में प्राकृतिक स्थिति को मनुष्य का स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और साथ में एकांत प्रिय बताया। कुछ इस प्रकार के कारण हैं वह आदिम मनुष्य को ऐसा समझा था। वो क्या कारण है? वो इस प्रकार से है। पहला कारण यह था कि वह अपनी मातृभूमि जनेवा में बचपन के कैल्विन शिक्षा के वातावरण में पला था। उनमें से आदिम मानव को सर्वथा निर्दोष माना जाता था, क्योंकि बाइबिल के मतानुसार आदम शैतान की बहकावे में आने के बाद ही पापी बना था। दूसरा जो कारण था वो यह है कि इस प्रकार इस समय प्रशांत महासागर के टापुओं में रहने वाले आदिवासियों के संबंध में विवरणों और प्रकाशित होना था कि जिसमें उन्होंने शांति प्रिय, अंधविश्वासों और रीति रिवाजों का अनुसरण करने वाला बताया। हॉब्स का ये कहना था कि प्राकृतिक दशा में यानी स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाला मनुष्य न केवल हिंसक और क्रूर था, प्रयुक्त कपटी भी था। रूसो ने प्राकृतिक दशा में रहने वाले मनुष्य ने हॉब्स द्वारा प्रतिपादित हिंसा स्वभाव पर आपत्ति करते हुए कहा कि यदि मानव स्वभाव या स्वभाव स्थिति में मनुष्य का स्वभाव हिंसक एवं एक दूसरे को गला काटने वाला होता है तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी। यदि मानव का स्वभाव यही है, हमें बच्चे और बंधुओं की मृत्यु पर प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। दूसरी ओर लोग मनुष्यों को प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियमों की अनुशासित होने वाला मानता था। रूसो आदिम युग में नैतिकता के ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानता था। अतः इन दोनों विचारों को गलत मानते हुए उसने आदिम मनुष्य को लगभग पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। वह सहज भावनाओं से काम करने वाला, बुद्धिहीन, नैतिकता के विचारों में रहित और संपत्ति शून्य था। उसमें आत्मरक्षण और सहानुभूति की 2 प्रधान भावनाएं थी। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक दशा की। रूसो ने मानव स्वभाव की कल्पना हॉब्स और लॉक के विचारों से भिन्न की थी। अतः उसकी प्राकृतिक दशा की धारणा भी स्वाभाविक रूप से उन दोनों की धारणा से तथा अनैतिक भावनाओं से मुक्त होकर के दोनों की धारणा से भेद रखती है। रूसो के मतनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकांगी, स्वतंत्र, नैतिक और अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार में रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्णिम दशा में रहता था। उस समय उसने ममत्व की मैं तेरे मेरी की भावना नहीं थी। उसका जीवन जंगलों में घूमने फिरने वाले उद्यत बनचर्या जैसा था। वह सुखी और संतुष्ट था, किंतु वह स्वर्गीय स्थिति देर तक नहीं रही। स्वर्ग जैसी स्थिति देर तक नहीं रही। संपत्ति रूपी सांप ने इसमें प्रवेश किया। मनुष्य के परिवार और व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई और एक मनुष्य ने भूमि के टुकड़े को घेर लिया, उसे अपना कहने लगा। अन्य मनुष्य ने भी इसी तरह भूमि के अन्य टुकड़ों को स्वामित्व स्थापित किया। इससे उदात्त वनीचर की स्वाभाविक समानता, स्वतंत्रता समाप्त हो गई और दास प्रथा की तथा सभ्यता की अन्य बुराइयों की उत्पत्ति हुई। परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति, समाज, कानून और सरकार की संस्थाएं सुदृढ़ हुई। ये सब समाज में विषमता को स्थायी बनाए रखने में और गरीबी और अमीरों के अत्याचार बढ़ाने में सहायक हुई।
सभ्यता के दृष्टिकोण के साथ ही दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ चली गई। इस प्रसंग में रूसों के तत्कालीन फ्रांस के निर्धन जनता के संपन्न वर्गों द्वारा शोषण को और इस पर होने वाले अत्याचारों का, जनता के दुखों और कष्टों का बड़ा सजीव, हृदय द्रावक, मर्मवेदी और प्रभावशाली चित्रण किया। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की में प्रथम वाक्यांश में ये घोषणा की थी कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, किंतु सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यानी मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन। इसका अभिप्राय ये हुआ है कि मनुष्य को स्वतंत्र एवं स्वाधीन होना चाहिए, यही उसके लिए सर्वोच्च दशा है, किंतु समाज के नियम, रूढ़ियाँ या प्रतिबंधों से उसे दास बना रहे हैं। उसकी विशुद्ध प्राकृतिक दशा के जन्म स्वाभाविक अधिकार उसे वंचित कर रहे हैं। वह अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए इन बंधनों से किसी भी प्रकार से मुक्त हो, यह रूसों के राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। रूसो इसका समाधान ऐसा संगठन बनाकर करना चाहता है जिसमें सब एक दूसरे के साथ संयुक्त होने पर भी प्राकृतिक दशा की स्वतंत्रता के अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखें। यह सामाजिक समझौते से तथा राजनीतिक समाज के निर्माण द्वारा हो सकता है। रूसों की प्राकृतिक दशा की आलोचना। रूसों की अगर हम प्राकृतिक दशा की आलोचना करें, किस प्रकार से उन्होंने जो प्राकृतिक दशा बताई मनुष्य की, उसकी आलोचना की जा सकती है। उसमें ये बताया कि रूसों की प्राकृतिक दशा यानी स्टेट ऑफ नेचर का चित्रण मानव स्वभाव की गलत धारणा पर बना है। वह मानव जाति के अतीत काल को अत्यंत स्वर्णिम युग के रूप में देखता है। वह प्रगति के सिद्धांत का विरोध करते हुए कहता है कि मानव समाज का निरंतर ह्रास हो रहा है। वस्तुतः मानव जाति का इतिहास प्रगति का इतिहास है, अवनति का नहीं है। उसके मतानुसार मानव प्रारंभ में सद्भावपूर्ण, भला, सुखी, सीधा, शांतिप्रिय था। वह मनुष्य में केवल उत्कृष्ट और भली प्रवृत्ति देखता है। वस्तुतः मनुष्य में भले और बुरे, उत्कृष्ट और निकृष्ट, देवी और आसुर दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण और समावेश है। इसके संबंध में मील के साथ साथ में कांट के अलावा ग्रीन, और ग्रीन के अलावा कांट, ग्रीन आदि कितने भी विचारक ऐसे हैं जिन्होंने इस मत को प्रकट किया है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। सामाजिक समझौते के या अनुबंध की बात करते हैं। उसमें रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की सुव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सामाजिक समझौता की कल्पना करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कल्पना करता है। हॉब्स की भांति रूसो भी इसमें व्यक्तियों द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण आवश्यक मानता है, न केवल लोग की तरह ही अधिकारों को सौंपना। उसने लोग की भांति ये अधिकार एक ऐसे संघ को दिए हैं जो व्यक्तियों का समूह हो और समझौते हम सब व्यक्तियों की स्वीकृति पर आधारित हैं और वो इस प्रकार से उनको संपन्न करते हैं। जैसे हम सामाजिक समझौते के स्वरूप को जानेंगे, किस प्रकार से उसका स्वरूप है। इसमें यह बताया गया है कि मानव समाज के उस काल में समाज का संगठन बनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति एकत्रित होकर यह कहते हैं, यानी समाज का संगठन बनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति एकत्रित होकर के ये कहते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को और समुचित शक्ति को अन्य सबके साथ संयुक्त सामान्य इच्छा जनरल विल के सर्वोच्च संचालन में रखते हैं और हम अपने सामूहिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को समष्टि के अविभाज्य अंश के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें व्यक्ति अपने विभिन्न व्यक्तित्वों को पूर्ण रूप से समाज में निमज्जित करने के लिए एक ऐसी नैतिक और सामूहिक संस्था का निर्माण करते हैं जो इसके सब सदस्यों से मिलकर के बनते हैं। इस संस्था की और इसमें सदस्यों के अलग और अपनी विशिष्ट एकता
जीवन और इच्छा होती है। इसके सदस्य निष्क्रिय होने पर इसे राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, और इस क्रिया होने पर सर्वोच्च संप्रभु सॉवरेनिटी और अन्य संस्थाओं की तुलना में शक्ति, उसको पावर कहते हैं। इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों का सामूहिक नाम जनता है। व्यक्तिगत रूप से इसे नागरिक कहा जा सकता है। इसमें सब व्यक्तियों के अधिकारों में समानता बनी रहती है, क्योंकि सब व्यक्ति अपने अधिकार समर्पित करने के बाद में अधिकारहीन होने के कारण बराबर हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहती है और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों पर वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो अन्य व्यक्तियों को उस पर प्राप्त होते हैं। यह समझौता इसलिए किया जाता है कि विभिन्न व्यक्तियों की पारस्परिक विरोधी शक्तियों के स्थान पर एक सामान्य शक्ति स्थापित हो जाए। रूसों का सामाजिक समझौता या अनुबंध यद्यपि सामुदायिक या राज्य का निर्माण करता है, किंतु यह समझौते को करने वाले पक्ष नहीं बनता। प्रत्येक व्यक्ति समझौता करते हुए दो प्रकार के संबंध उत्पन्न करता है। समझौता जब होता है तो दो प्रकार के संबंध उत्पन्न होते हैं। उनमें पहला संबंध है सर्वोच्च संप्रभुता का अंग होने से एक दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य से बंधा है, और दूसरा राज्य का सदस्य होने के नाते संप्रभु शक्ति के साथ कर्तव्यों से बंधा हुआ है। सामाजिक अनुबंध को प्रभावित बनाने के लिए ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन करने से इनकार करता है उसे जबरदस्ती नागरिकों के समुचित समाज द्वारा इसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो सब व्यक्ति स्वच्छंद आचरण करने लगते हैं, तो समझौता भंग होने से अवांछनीय हालत उत्पन्न हो जाएगी और इस हालत में विषमता का साम्राज्य होगा तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अतः व्यक्ति को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए उसे सामान्य इच्छा जनरल विल्स के पालन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जैसे कि गैलीलियो ने अपने समय में समाज में प्रचलित पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के घूमने के सिद्धांत को स्वीकार करने की सामान्य इच्छा मानने के लिए बाधित होकर अपना ये मत छोड़ना पड़ा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब हम इसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत की चर्चा करेंगे, इस विशेषताओं की चर्चा करेंगे। उसमें विशेषताओं में यह है कि पहला, यह समझौता जीवन और इच्छा शक्ति रखने वाले एक नैतिक और सामूहिक संस्था की रचना करके प्राकृतिक दशा का अंत करता है और नए सभ्य समाज और राज्य का निर्माण करता है। दूसरी बात यह है कि इसमें व्यक्ति नागरिकों का रूप धारण करता है, उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता में परिणत होती है। तीसरी, यह समझौता किसी भी विशेष समय में होने वाले एकांगी घटना मात्र नहीं है, किंतु निरंतर जारी रहने वाले मनुष्यों के स्वाभाविक रूप से उच्च उदात्त और नैतिक बनाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इस समझौते से मनुष्य में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अगला है, प्राकृतिक दशा से सभ्य समाज में परिवर्तन होने की स्थिति में मनुष्य अपने आचरण में सहज भावना का स्थान न्याय को देता है, अपने कार्यों को नैतिक स्वरूप प्रदान करता है। यह उससे पहले नहीं था। अगली विशेषता है, शारीरिक प्रेरणाओं के स्थान पर कर्तव्यों की भावना लेती है। अब तक केवल अपने स्वार्थ का चिंतन करने वाले मनुष्य पहली बार अपने आप को अन्य सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य अनुभव करता है। उसी प्रकार से इस नागरिक राज्य में व्यक्ति अपने आप को अधिकार प्राकृतिक दशा के अन्य लाभों से वंचित कर देता है, किंतु उसके साथ ही ये अनेक लाभ भी प्राप्त करता है। उसकी शक्तियों को परीक्षण और विचारों का विस्तृत विकास होता है, उसकी आत्मा ऊंची उठती है। इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि लॉक और रूसो के सामाजिक अनुबंध समझौते के अनुरूप दो बड़े भेद हैं। इसमें पहला है, लॉक का अनुबंध एक निश्चित समय में होने वाला एक विशेष कार्य है और रूसो का समझौता निरंतर जारी रखने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा जो दोनों में अंतर है रूसो और लॉक के सामाजिक समझौते में, वो ये है कि लॉक का मनुष्य समझौता करने से पहले प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाला नैतिक प्राणी है, किंतु रूसो का मनुष्य समझौता करने के बाद सामान्य इच्छा के निर्माण में भाग लेता है और दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन करने वाला एक विवेकशील नैतिक मानव के रूप में धारण करता है। थैंक यू।